सभी सम्मानित शिक्षकों को, भावी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, नमस्कार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। प्रिंसिपल एचएम की हम रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें यूनिट 8 हम शुरू किए हैं अभी, जिसमें 2 क्लासेज इसकी ऑलरेडी हो चुकी है यूनिट 8 पे, और आज हम इसका पार्ट 3 थर्ड पार्ट है ये डिस्कस करेंगे, और ये हमारा सिलेबस है। जो साथी हमारे जो सम्मानित शिक्षक साथी है, अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे आप जब myupsc.in ओपन करते हैं तो वही होम पेज पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, एचएम, प्रिंसिपल इनके लिए अवेलेबल हो जाएगा। वहां पे फिर आप पेज ओपन होने के बाद उसको स्क्रॉल करके नीचे देखते हैं तो मिल जाता है क्लिक हेयर टू ज्वाइन इन हिंदी, क्लिक हेयर टू ज्वाइन इन इंग्लिश। और वैसे तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, लेकिन कुछ साथी क्या करते हैं कि वो जो चैनल ज्वाइन करने का है उसको ज्वाइन करके समझते हैं कि कोर्स ज्वाइन हो गया है। चैनल ज्वाइन करना और कोर्स ज्वाइन करना दोनों अलग अलग हैं। तो चैनल ज्वाइन करना तो ये है कि अगर कोई सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए यूट्यूब, सभी यूट्यूब पे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं हमारे पे ही है, सभी को प्रोवाइड करता है वो फैसिलिटी, कोई सपोर्ट करना चाहे तो। अदरवाइज कोर्स ज्वाइन करना अलग है, चैनल ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट भेजें, उसको कोर्स ज्वाइन करना ना समझे, उससे कोर्स नहीं मिल पाएगा। लेट्स बिगिन। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल एचएम, इनकी क्या भूमिका है, इनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी, वो डिस्कस कर रहे हैं। और ये इसका तीसरा पार्ट है, सुपरविजन। सुपरविजन भी इन्हीं का ही काम होता है। पर्यवेक्षण, इसका क्या अर्थ होता है? सुपरविजन का अर्थ केवल निरीक्षण या फिर कोई कमी निकालना ही नहीं होता है कि सुपरविजन किया है तो कमी निकाली ही जाए। पर्यवेक्षण का अर्थ केवल निरीक्षण या त्रुटि अन्वेषण नहीं है, बल्कि शिक्षकों का जो व्यावसायिक विकास है उसके लिए मार्गदर्शन और सहयोग देना होता है। सुपरविजन का मतलब केवल निरीक्षण या त्रुटि अन्वेषण नहीं है, बल्कि शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु उनको मार्गदर्शन और सहयोग देना होता है। और आधुनिक शिक्षा प्रशासन में तो जो इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन बोला जाता था पहले, अब उसको जनरली सुपरविजन कहा जाता है। और जो कॉन्टिन्यूअस एकेडमिक सपोर्ट है, सतत शैक्षणिक सहयोग, उस पे बल दिया जाता है। परिवेक्षण का अर्थ आजकल गाइडेंस, सपोर्ट एंड मोटिवेशन। पर्यवेक्षण क्या हो गया है अब? गाइडेंस, सपोर्ट, मोटिवेशन, और इसके साथ साथ एक व्यावसायिक विकास जिसे कहते हैं हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये पर्यवेक्षण होता है। इसमें शिक्षकों को मार्गदर्शन, उनको सहयोग, प्रेरणा और व्यावसायिक विकास हेतु सहायता प्रदान करना ही पर्यवेक्षण है। इसमें एक रहता है ट्रेडिशनल इंस्पेक्शन, जो पहले रहा करता था एक पारंपरिक निरीक्षण, ट्रेडिशनल इंस्पेक्शन। और वो क्या होता था कि जो नियमों का कंप्लायंस है उस पे ज्यादा बल दिया जाता था। किस पे? रूल्स कंप्लायंस, नियमों का कंप्लायंस होना चाहिए, इस पे ज्यादा बल दिया जाता था। काम की जांच और उसका जो एवेल्युएशन है वो प्रमुख उद्देश्य होता था। और इसमें जो कुछ त्रुटियां हैं उनको आइडेंटिफाई करके, कमियों को आइडेंटिफाई करके और उस पे सुधार किया जाए, उन पे बल दिया जाता था। तो जो पारंपरिक निरीक्षण है उसमें नियमों का अनुपालन, कार्यों की चेकिंग और उनका मूल्यांकन, ये प्रमुख उद्देश्य होता था। और जो डेफिशिएंसीज है, त्रुटियां हैं, उनकी पहचान और सुधार पे बल होता था एक ट्रेडिशनल इंस्पेक्शन में। लेकिन अब आ गया है मॉडर्न सुपरविजन, आधुनिक पर्यवेक्षण। आधुनिक पर्यवेक्षण क्या है? ये शिक्षक केंद्रित है, टीचर सेंट्रिक है। ये टीचर सेंटर्ड है आधुनिक पर्यवेक्षण। इसमें कोलैबोरेटिव दृष्टिकोण होता है।
इसमें जो दृष्टिकोण होता है मॉडर्न सुपरविजन में, वो कोलैबोरेटिव होता है। कोलैबोरेटिव दृष्टिकोण होता है, मतलब सहयोगात्मक दृष्टिकोण होता है। तो जो मॉडर्न सुपरविजन है वो शिक्षक केंद्रित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण होता है। इसमें शिक्षकों को शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य होता है। एक एकेडमिक गाइडेंस, एकेडमिक गाइडेंस। इसमें आधुनिक पर्यवेक्षण में और जो चीजें होती है वो होता है कि एक रचनात्मक फीडबैक दिया जाए। इसमें जो फीडबैक मिले वो कैसा होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। शिक्षकों को शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करना और रचनात्मक फीडबैक दिया जाए इसमें। इसके साथ साथ जो एक टीचर लर्निंग प्रोसेस है, टीचर लर्निंग प्रोसेस, इस टीचर लर्निंग प्रोसेस की जो गुणवत्ता है उसमें कॉन्टिन्यूअस इंप्रूव होता रहे, कॉन्टिन्यूअस इसमें इंप्रूवमेंट हो। ये आजकल मॉडर्न सुपरविजन का मेन उद्देश्य है। और इसके साथ साथ जो हमारा एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसको प्रोत्साहित किया जाए। ये आधुनिक पर्यवेक्षण है आजकल। तो दोनों में क्या फर्क है? पारंपरिक इंस्पेक्शन मतलब कंप्लाइंस पे ज्यादा जोर देना, काम की जांच कर ली, उसका मूल्यांकन कर लिया, जो कमियां हैं उनको दूर करो। लेकिन आज जो आधुनिक पर्यवेक्षण है ये टीचर सेंट्रिक है, शिक्षक केंद्रित। एक सहयोग की भावना होती है इसमें, एकेडमिक गाइडेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है, टीचर लर्निंग प्रोसेस की जो गुणवत्ता है उसमें सतत सुधार करना इसका उद्देश्य होता है, साथ में प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो हमें इसमें क्या याद रखना है? पर्यवेक्षण में, पर्यवेक्षण में जो हमें याद रखना है वो याद रखना है, इंस्पेक्शन चेक्स परफॉर्मेंस वेयर इज सुपरविजन इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। हमें ये ध्यान रखना है, इंस्पेक्शन क्या करता है? इंस्पेक्शन ये चेक करता है परफॉर्मेंस, जबकि सुपरविजन क्या करता है? जो सुपरविजन है ये करता है इंप्रूव परफॉर्मेंस को। इंस्पेक्शन चेक्स परफॉर्मेंस वेयर इज सुपरविजन इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। निरीक्षण कार्य की जांच करता है जबकि पर्यवेक्षण कार्य की गुणवत्ता में सुधार करता है। ये मेन डिफरेंस है। अब हम आगे देखते हैं पर्यवेक्षण के प्रमुख क्षेत्र, एरिया ऑफ सुपरविजन। इसके कुछ सुपरविजन के कौन कौन से एरियाज हैं, इसके इंपॉर्टेंट कौन से क्षेत्र हैं। इसके टोटल जो इंपॉर्टेंट प्रमुख क्षेत्र हैं वो 5 हैं, जिनमें से पहला है कक्षा शिक्षण पर्यवेक्षण। कक्षा शिक्षण पर्यवेक्षण, क्लासरूम सुपरविजन। इसमें क्या आता है? जो क्लासरूम सुपरविजन है इसमें आता है कि जो लेसन प्लान होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पाठ योजना होनी चाहिए। दूसरा आता है कि जो आपकी शिक्षण विधियां हैं, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स ये आता है इसमें। ब्लैक बोर्ड पे जो वर्क है, ब्लैक बोर्ड का वर्क ये आता है इसमें। इसके साथ साथ इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट आता है, क्लासरूम मैनेजमेंट। और एक आता है इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये चीजें आती है कक्षा शिक्षण पर्यवेक्षण में। क्लासरूम सुपरविजन में लेसन प्लान, टीचिंग मेथड्स, जो एक ब्लैक बोर्ड वर्क है, क्लासरूम मैनेजमेंट या टीचिंग लर्निंग मेथड, ये 5 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है क्लास सुपरविजन में। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट असेसमेंट सुपरविजन, विद्यार्थी मूल्यांकन पर्यवेक्षण। विद्यार्थी मूल्यांकन पर्यवेक्षण में आता है सबसे पहले क्या आता है इसमें? असेसमेंट प्रोसेस। एक असेसमेंट प्रोसेस मतलब जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो आता है इसमें। मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद में आता है इसमें परीक्षण, टेस्ट। देन इसमें जो प्रोजेक्ट वर्क, जो प्रोजेक्ट वर्क है वो आता है इसमें। और उसके बाद में
हमारा उपलब्धि क्या है, लर्निंग अचीवमेंट्स, जो अधिगम उपलब्धि है वो आती है। इसमें चार चीजें हैं मेनली: मूल्यांकन प्रक्रिया, परीक्षण, परियोजना कार्य और अधिगम उपलब्धि। इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा पर्यवेक्षण के प्रमुख क्षेत्र, उनमें तीसरे नंबर पे है रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स, अभिलेख एवं रजिस्टर पर्यवेक्षण। और इसमें सबसे पहले आता है अटेंडेंस रजिस्टर। सबसे पहले अटेंडेंस रजिस्टर। इसके बाद में देखा जाता है स्टॉक रजिस्टर। फिर इसमें रहता है लाइब्रेरी का रिकॉर्ड, लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स, एंड देन टीचर्स डायरी। तो इसमें क्या क्या आते हैं हमारे रिकॉर्ड एंड रजिस्टर में: अटेंडेंस रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका; स्टॉक रजिस्टर, पुस्तकालय अभिलेख, लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स; शिक्षक डायरी, टीचर डायरी। ये चार चीजें अभिलेख एवं रजिस्टर पर्यवेक्षण में है। स्कूल रिसोर्स सुपरविजन में क्या आता है, विद्यालय संसाधन पर्यवेक्षण है। इसमें जो आता है, एक सबसे पहले आता है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आता है कि इसके बाद में आता है लेबोरेटरी। देन इसमें रहता है जो हमारे आईसीटी के रिसोर्सेज हैं। और फिर हमारा जो टीचिंग लर्निंग मेथड है उसका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग। विद्यालय संसाधन पर्यवेक्षण में पुस्तकालय, हमारी जो प्रयोगशाला है लेबोरेटरी, आईसीटी संसाधन, और फिर टीएलएम, इसका उपयोग, टीचर लर्निंग मेथड का उपयोग। टीचर लर्निंग जो मटेरियल है उसका उपयोग। इसमें लास्ट जो है शिक्षक कार्य निष्पादन पर्यवेक्षण। इसमें आता है कि भाई शिक्षक का जो कार्य निष्पादन है, टीचर परफॉर्मेंस, सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है, ये आता है हमारा सिलेबस प्रोसेस, सिलेबस प्रोग्रेस। देन इसमें आता है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी आता है इसमें, और पंक्चुअलिटी के बाद में इसमें टीचर की क्या क्वालिटी है, शिक्षक गुणवत्ता, टीचिंग क्वालिटी, और फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो इसमें जो चार चीजें हैं, हमारा सिलेबस है उसका क्या प्रोग्रेस है, देन जो समय पालन है, पंक्चुअलिटी, और उसके बाद में आता है टीचिंग क्वालिटी क्या है, शिक्षक गुणवत्ता और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम प्रगति, समय पालन, शिक्षण गुणवत्ता और व्यावसायिक विकास, ये चार चीजें इसमें आते हैं हमारे टीचर परफॉर्मेंस सुपरविजन में। अब हम इसमें देखते हैं पर्यवेक्षण की आधुनिक तकनीकें। सॉरी, पर्यवेक्षण की जो अभी मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो कौन सी है, और यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाने के काफी अच्छे चांसेस हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्लिनिकल सुपरविजन। ये मॉडर्न टेक्निक्स पढ़ रहे हैं हम सुपरविजन की, क्लिनिकल सुपरविजन। और शिक्षक का जो शिक्षण है, क्लिनिकल सुपरविजन किसके लिए है, साइंटिफिक एंड कोलैबोरेटिव। शिक्षक के शिक्षण में सुधार के लिए साइंटिफिक और सहयोगात्मक प्रक्रिया है वो क्लिनिकल सुपरविजन। क्लिनिकल सुपरविजन क्या है, शिक्षक के शिक्षण में सुधार के लिए वैज्ञानिक एवं सहयोगात्मक प्रक्रिया, साइंटिफिक एंड कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, उस वो है क्लिनिकल सुपरविजन। अब क्लिनिकल सुपरविजन का जो साइकिल है अगर हम इसको देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले रहता है इसके साइकिल में प्री कॉन्फ्रेंस। प्री कॉन्फ्रेंस होता है। प्री कॉन्फ्रेंस के बाद में क्या आता है इसमें, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के बाद में जो इसका साइकिल में अगला आता है वो आता है फीडबैक। और फीडबैक जो कॉन्फ्रेंस है, फीडबैक कॉन्फ्रेंस के बाद में रहता है इसमें इम्प्रूवमेंट प्लान, इम्प्रूवमेंट उसका प्लान। और इम्प्रूवमेंट के बाद में रहता है इसमें फॉलो अप ऑब्जर्वेशन, फॉलो अप ऑब्जर्वेशन।
ये है हमारा क्लिनिकल सुपरविजन साइकिल। क्लिनिकल सुपरविजन साइकिल इसमें आता है प्री कॉन्फ्रेंस, देन क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, फीडबैक कॉन्फ्रेंस, इम्प्रूवमेंट प्लान, फॉलो अप ऑब्जर्वेशन। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल एचएम की भूमिका, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, और सुपरविजन पढ़ रहे हैं। सुपरविजन में पर्यवेक्षण की आधुनिक तकनीक, और आधुनिक तकनीक में हम पढ़ रहे हैं क्लिनिकल सुपरविजन, और क्लिनिकल सुपरविजन का ये साइकिल है। अगर हम इसको इजी करें, सरल सिंप्लीफिकेशन करें अगर इसका, तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन निकल के आएगा वो आएगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद में आएगा फीडबैक, हम ये भी याद रख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद फीडबैक, फीडबैक के बाद में आता है इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट के बाद में आता है री ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, इम्प्रूवमेंट, देन री ऑब्जर्वेशन, ये इसका सिंपली फॉर्म है। अब इसमें एक मॉडल होता है क्लिनिकल सुपरविजन साइकिल में एक मॉडल होता है, उसको कहा जाता है ग्रो मॉडल। कौन सा मॉडल है? ग्रो मॉडल। आपको ये याद रखने के लिए आसान रहेगा, इसीलिए हम ये मॉडल बता रहे हैं। ग्रो मॉडल क्या होता है? ग्रो में जी है गोल, इसमें आर क्या है? रियलिटी, ओ होता है इसमें ऑप्शंस, एंड देन डब्ल्यू होता है वे फॉरवर्ड। तो ग्रो मॉडल किससे संबंधित है? क्लिनिकल सुपरविजन से। ग्रो मॉडल क्लिनिकल सुपरविजन से संबंधित है। इसमें जो गोल है, इसका मतलब होता है कि क्या सुधार करना है, हमारा गोल किस चीज को सुधार करने का है। रियलिटी का मतलब होता है भी इसकी स्थिति क्या है। ऑप्शंस में आता है कि सुधार के विकल्प क्या क्या है हमारे पास, और वे फॉरवर्ड होता है कि आगे का क्या प्लान होगा, आगे क्या एक्शन होगा। तो ये ग्रो मॉडल है, ये एसोसिएटेड है क्लिनिकल सुपरविजन। क्या सुधार करना है, अभी प्रेजेंट में क्या स्थिति है, सुधार के हमारे पास विकल्प क्या है, और आगे एक्शन क्या होगा। याद रखने के लिए हम इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि गुड सुपरविजन ऑलवेज अलाउ, गुड सुपरविजन ऑलवेज फॉलोज ग्रो। इसको याद रखने के लिए गुड सुपरविजन ऑलवेज फॉलो ग्रो, और ग्रो क्या है? दिस वन। एक चीज और, क्लिनिकल सुपरविजन क्या हो गया अब इसमें? अगर हम बात करें क्लिनिकल सुपरविजन जो हम पढ़ रहे हैं, क्लिनिकल सुपरविजन ये क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन प्लस ग्रो प्लस फॉलो अप। क्लिनिकल सुपरविजन क्या हो गया है? ऑब्जर्वेशन प्लस ग्रो प्लस फॉलो अप। ये एग्जाम ट्रिक्स के लिए आपके ध्यान में रहेगा। इसकी विशेषताएं क्या है? क्लिनिकल सुपरविजन है, इसकी विशेषताएं क्या होती है? ये कक्षा का जो ऑब्जर्वेशन है उस पे आधारित होता है। किस पे? ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है ये। कक्षा में जो अवलोकन है उस पे आधारित होता है। ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक पे आधारित होता है। किस पे? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, उस पे बेस्ड होता है। रचनात्मक जो प्रतिपुष्टि है उस पे। इसमें इम्प्रूवमेंट प्लान्स होते हैं, इम्प्रूवमेंट प्लान्स होते हैं इसमें। और इसके अलावा इसमें जो विशेषता है इसकी, फॉलोअप प्लान, इसकी एक विशेषता फॉलोअप भी है। और शिक्षक का प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे बल देना, ये क्लिनिकल सुपरविजन की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट जो आता है सहकर्मी पर्यवेक्षण, पीर सुपरविजन। पी इसमें जो सुपरविजन है, शिक्षक एक दूसरे की कक्षाओं का अवलोकन करते हैं। शिक्षक ए शिक्षक बी की शिक्षाओं का अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसको कहा जाता है सहकर्मी पर्यवेक्षण, पीर सुपरविजन।
जो सबसे सर्वोत्तम शिक्षक पद्धति है, बेस्ट प्रैक्टिस, उसका आदान प्रदान किया जाता है। जब वो सुपरविजन करते हैं एक दूसरे की क्लासेस का, तो इनमें जो बेस्ट प्रैक्टिस निकल के आती है कि कौन से शिक्षक सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जिनकी होती है, फिर उनका आदान प्रदान होता है कि ये फॉर्मूला, ये मेथड या ये शिक्षक शिक्षण पद्धति अपनाई जा सकती है। कोलेबरेटिव लर्निंग को बढ़ावा, इसमें कोलेबरेटिव लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। कोलेबरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम, ये सहकर्मी पर्यवेक्षण में आता है। सेल्फ अप्रेजल, स्वयं मूल्यांकन, खुद से मूल्यांकन, शिक्षक है स्वयं अपने शिक्षण का मूल्यांकन इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं और करते भी है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, शिक्षक स्वयं अपने शिक्षण का मूल्यांकन करते हैं, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन, उससे क्या होता है? सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है एक आत्मचिंतन। जब हम खुद के ही काम का मूल्यांकन करते हैं, फिर उसका आत्मचिंतन करते हैं और फिर उसके बाद में उसमें इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ जब खुद ही कर रहे हैं तो सेल्फ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और फिर इससे क्या निकलेगा? एक जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, प्रोफेशनल ग्रोथ, उसको बढ़ावा मिलेगा, प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा इससे। ये होता है सेल्फ अप्रेजल। तीस चौथा जो है इसमें डिजिटल पर्यवेक्षण, डिजिटल सुपरविजन, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं, थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इनके माध्यम से जो एक अनुश्रवण है वो कर सकते हैं, या फिर हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं इसकी। डिजिटल पर्यवेक्षण में और जो आता है वो होता है कि जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस को, जो एकेडमिक प्रोग्रेस है, एकेडमिक प्रोग्रेस, उसको ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैकिंग। इसके अलावा इसमें जो डेटा ड्रिवन है, हमारे पास डिजिटल जब हम कुछ करते हैं तो उसमें डेटा मिल जाता है, और ये डेटा ड्रिवन होता है। डिजिटल पर्यवेक्षण डेटा ड्रिवन होता है। जब हमारे पास डेटा होता है तो उससे डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन मेकिंग का काम कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आधुनिक तकनीकें थी, मॉडर्न टेक्निक ऑफ सुपरविजन। जो हमारे साथी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर मैसेज कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारा एक नंबर और है, इस पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। यहाँ से आपको पूरे जितने आपके 12 यूनिट है, पूरे 12 यूनिट कंप्लीट करवाए जाएंगे। अभी तक 3 यूनिट हो चुके हैं और चौथा यूनिट चल रहा है। इसके अलावा अब करंट अफेयर्स के 2 यूनिट हुए हैं, लेकिन अब हमने जीएस का जो पोर्शन है वो भी शुरू किया है, क्योंकि जीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो अगर आपके कोई साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के लिए, तो जीएस में अभी 2 ही क्लासेज हुई है और वो सिलेबस सेम है। वो आपको भी, जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं सम्मानित शिक्षक, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, और पूरा जीएस का भी आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आईसीटी, टीचिंग वाला पोर्शन सारा करवाया जाएगा आपको। तो इसकी 2 क्लासेज हो चुकी है जीएस की, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी और आगे पूरा कोर्स करवाया जाएगा इसका। अब हम देखते हैं संगठनकर्ता के रूप में प्रिंसिपल एवं एचएम का क्या भूमिका है। तो एज एन ऑर्गेनाइजर, एज एन ऑर्गेनाइजर हम देखते हैं तो संगठन की अवधारणा आती है हमारे सामने। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? विद्यालय है ये केवल बिल्डिंग या क्लासरूम नहीं है। स्कूल का मतलब केवल बिल्डिंग क्लासरूम नहीं है। जो ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, इन सब का एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। स्कूल क्या है?
बिल्डिंग, क्लासरूम, इसके अलावा जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, फिजिकल जो भौतिक संसाधन है, मानव संसाधन है या जो वित्तीय संसाधन है, इनका एक सुव्यवस्थित संगठन है। और संगठन का अर्थ होता है जो उपलब्ध हमारे पास संसाधन है उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करके, कोऑर्डिनेट करके, ऑर्गेनाइज करना, विद्यालय के जो हमारे निर्धारित ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी प्राप्ति करना, और मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो उसके साथ। ऑर्गेनाइजेशन ये उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार से व्यवस्थित, समन्वित एवं नियंत्रित करना है जो विद्यालय के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति मैक्सिमम एफिशिएंसी और जो मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है उसके साथ की जा सके। हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था कि प्रबंधन, मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था प्लानिंग। क्या पढ़ा था हमने? प्लानिंग। नियोजन, नियोजन मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेज है, लेकिन प्लानिंग के बाद क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग के बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशन। ये दूसरा महत्वपूर्ण काम है। सेकंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजेशन। नियोजन क्या करता है? प्लानिंग का काम क्या होता है? प्लानिंग का काम होता है कि जो एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। हम कोई प्लान कर रहे हैं तो हमारे पास एक ब्लूप्रिंट आ जाना चाहिए। और किसका ब्लूप्रिंट? हमारे स्कूल का ब्लूप्रिंट। हमने स्कूल को लेके प्लानिंग की है तो विद्यालय का खाका है प्लानिंग। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जो हमने ब्लूप्रिंट, जो एक विद्यालय का खाका तैयार किया है, उसको अब जमीनी हकीकत में बदलने का, वास्तविकता में बदलने की जो प्रक्रिया है वो है ऑर्गेनाइजेशन, रियलिटी। ऑर्गेनाइजेशन ही उसको, खाके को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया है। और जब हम इसकी बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो प्लानिंग डिसाइड करता है व्हाट टू डू। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम। प्लानिंग का मतलब क्या है? कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है हु विल डू। और ये फर्क है। प्लानिंग डिसाइड्स व्हाट टू डू, बट वेयर इज ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स हु विल डू इट, हाउ एंड विथ विच रिसोर्सेज। नियोजन ये निर्धारित करता है कि क्या करना है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ये सुनिश्चित करता है कि इसको कौन करेगा, कैसे करेगा और किन संसाधनों के थ्रू करेगा। ये फर्क है हमारे प्लानिंग और इसमें। यहां से हमें याद रखने के लिए एक मैकिन्से का मॉडल है। मैकिन्से मॉडल, मैकिन्से मॉडल हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन का बेहतरीन मॉडल, और वो है मैकिन्से का मॉडल। और मैकिन्से का मॉडल क्या है? 7S मॉडल। ये है 7S मॉडल। 7S में इसमें हार्ड एस है, हार्ड एस, और कुछ सॉफ्ट एस है। तो जो हार्ड एस हैं वो कौन कौन से हैं? हार्ड एस में आता है स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी। इसके अलावा आता है स्ट्रक्चर। इसके अलावा आता है इसमें सिस्टम। ये चीजें आती है मैकिन्से के जो 7S मॉडल है उसमें, हार्ड एस में। और जो सॉफ्ट एस है उसमें आते हैं स्टाफ। स्टाफ के अलावा स्किल्स। स्किल्स के अलावा आता है इसमें स्टाइल। इसमें स्टाइल। देन इसकी जो शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड वैल्यूज, ये आती है सॉफ्ट एस में। ये मॉडल जरूर ध्यान रखना हमें, हार्ड एस एंड सॉफ्ट एस। और इसको समझने के लिए हमें इस तरीके से याद रख सकते हैं हम। गुड ऑर्गेनाइजेशन, जो गुड ऑर्गेनाइजेशन है इक्वल्स टू 7S बैलेंस। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें
तो स्ट्रक्चर प्लस स्टाफ प्लस सिस्टम, स्ट्रक्चर प्लस स्टाफ प्लस सिस्टम इक्वल्स टू स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर स्टाफ एंड सिस्टम इक्वल्स टू स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। ये समझने के लिए हमारे काम आएगा। संगठनकर्ता के रूप में जो इनके इंपॉर्टेंट काम है, मेजर फंक्शन एज एन ऑर्गेनाइजर, सबसे पहला आता है कार्य विभाजन और उत्तरदायित्व निर्धारण, डिवीजन ऑफ वर्क एंड असाइनमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एक प्रभावी संगठनकर्ता, एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजर प्रत्येक शिक्षक एवं कर्मचारी की योग्यता, उनकी जो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज हो, उनका एक्सपीरियंस हो, उनकी जो एफिशिएंसी है, उसी के अकॉर्डिंग उनको ड्यूटी देता है। प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक में एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजर, एज एन ऑर्गेनाइजर पढ़ रहे हैं तो एक इफेक्टिव प्रिंसिपल, एक इफेक्टिव एचएम एज एन ऑर्गेनाइजर, वो प्रत्येक शिक्षक को, हर एम्प्लॉय को, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनका जो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है या जो उनका एक्सपीरियंस है, उनकी जो कार्य कुशलता है, एफिशिएंसी, उसी के अनुसार कार्यों का वितरण करते हैं। और इसमें मेनली क्या आता है, इसमें जो मेनली शामिल होते हैं क्या, सब्जेक्ट एलोकेशन, सब्जेक्ट एलोकेशन होता है इसमें। दूसरा होता है इसमें क्लास एलोकेशन, कौन सा कक्षा आवंटन किया है। एक टाइम टेबल प्रिपरेशन, टाइम टेबल प्रिपरेशन जो समय सारणी निर्माण है वो आता है इसमें। इसके अलावा एग्जामिन परीक्षा का जो दायित्व है, एग्जामिनेशन ड्यूटीज, एग्जाम ड्यूटीज, परीक्षा दायित्व है, वो कार्य विभाजन और उत्तरदायित्व निर्धारण में ही आता है। और इसके साथ साथ जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज, उनका दायित्व है, सह शैक्षणिक गतिविधियां, उनका दायित्व भी इसी में ही आता है। ये इंपॉर्टेंट काम है एज ए प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक का। इसके अलावा प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक का एक और इम्पोर्टेंट काम है समितियों का गठन करना। एक सक्सेसफुल स्कूल केवल प्रिंसिपल के प्रयासों से ही नहीं चलता है, बल्कि अलग अलग कमेटी और कोऑर्डिनेशन वर्क से वो संचालित होता है। और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज का गठन किया जाता है स्कूल लेवल पे। एक होती है परीक्षा समिति, एग्जामिनेशन कमेटी। दूसरी होती है इसमें डिसिप्लिनरी कमेटी, डिसिप्लिन कमेटी। एक स्पोर्ट्स कमेटी है, इसमें कल्चरल कमेटी है। कल्चरल कमेटी के बाद में आता है इसमें एक कमेटी होती है लाइब्रेरी की कमेटी। देन इसमें होता है एडमिशन के लिए कमेटी, एडमिशन कमेटी। और एडमिशन कमेटी के बाद में एक परचेज कमेटी होती है। और एक और कमेटी होती है, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है सेफ्टी को लेके, सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। ये विद्यालय में आवश्यकता के अनुसार अलग अलग समितियों का गठन किया जाता है, आवश्यकता अनुसार किया जाता है। कौन कौन सी, एग्जामिनेशन कमेटी, परीक्षा समिति, डिसिप्लिन कमेटी, अनुशासन समिति, स्पोर्ट्स कमेटी, खेल समिति, कल्चरल कमेटी जो हमारे सांस्कृतिक समिति है, इस लाइब्रेरी कमेटी है, पुस्तकालय समिति, एडमिशन कमेटी है, या फिर हमारी परचेज जो क्रय समिति है, और फिर सेफ्टी को लेके सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन समिति। इन समितियों का गठन डिसेंट्रलाइजेशन और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल माना जाता है। समितियों का गठन विकेंद्रीकरण एवं सहभागी प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये एग्जाम में पूछा जाए हमसे कि इनमें से कौन सा जो प्रिंसिपल एचएम का काम है वो डिसेंट्रलाइजेशन एवं सहभागी प्रबंधन का एग्जाम्पल है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ कमेटी। अधिकार एवं उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन, अधिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। प्रधानाचार्य सभी कार्य खुद नहीं करते हैं, वो सारे काम स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए काम के साथ साथ एक आवश्यक जो अथॉरिटी है वो भी संबंधित शिक्षक या कर्मचारी को सौंपे जाते हैं। प्रधानाचार्य सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए कार्यों के साथ आवश्यक अधिकार
ये आवश्यक अधिकार भी संबंधित शिक्षक या कर्मचारी को सौंपे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं कि यदि किसी शिक्षक को एग्जामिनेशन इंचार्ज बनाया गया है, परीक्षा प्रभारी, तो उसे परीक्षा संचालन, एग्जाम कंडक्ट से संबंधित आवश्यक उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए। और यहीं से निकल के आता है, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। यह हमें ध्यान रखना होगा। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये कैन नॉट बी डेलीगेटेड। कैन नॉट बी डेलीगेटेड, इसका मतलब है कि जो अधिकार है उसका डेलीगेशन किया जा सकता है, उसका प्रत्यायोजन किया जा सकता है, लेकिन जो अंतिम उत्तरदायित्व है वो संस्था अध्यक्ष का ही होता है। आप अलग अलग जो शिक्षक हैं, प्रिंसिपल, एचएम, अलग अलग शिक्षक को अलग अलग काम दे सकते हैं, उनका डेलीगेशन किया जा सकता है, उनको अथॉरिटी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बताया एग्जामिनेशन इंचार्ज, कोई किसी को स्पोर्ट्स कमेटी का इंचार्ज बना दिया, किसी को डिसिप्लिन कमेटी का, आप डेलीगेशन कर सकते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी संस्था अध्यक्ष, जो प्रिंसिपल और एचएम है, उन्हीं की होती है। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। इसमें एक 5D रूल है जिससे हम और अच्छे से याद रख सकते हैं। इसका एक 5D रूल है। 5D, ये है 5D। 5D जो रूल है वो क्या है? 5D रूल में आता है हमारे सबसे पहले डिसाइड। डिसाइड के बाद में आता है इसमें डेलीगेट। डेलीगेट के बाद में आता है इसमें डायरेक्ट। डायरेक्ट के बाद में आता है इसमें डेवलप। और डेवलप के बाद में फिर इसमें आता है हमारे डॉक्यूमेंट। ये 5D मॉडल किससे संबंधित है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के ये 5D रूल है। डिसाइड, डेलीगेट, डायरेक्ट, डेवलप एंड डॉक्यूमेंट। डेलीगेट अथॉरिटी, नेवर डेलीगेट अकाउंटेबिलिटी। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में विद्यालय में अनेक शिक्षक, डिपार्टमेंट्स, कमेटी, एक्टिविटीज और समानांतर गतिविधियां संचालित होती है। स्कूल में अनेक शिक्षक, विभाग, कमेटी, एक्टिविटी ये संचालित होते रहते हैं। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक का दायित्व है कि वो सभी काम में एक हार्मनी, कॉपरेशन, यूनिफॉर्मिटी स्थापित करे। और इससे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? तालमेल, हार्मनी, तालमेल, कॉपरेशन, सहयोग एंड यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता। प्रधानाचार्य का दायित्व है कि वो सभी कार्यों में तालमेल, सहयोग एवं एक रूपता स्थापित करे, जिससे कि सभी जो प्रयास हैं, विद्यालय के जो साझा उद्देश्य हैं, कॉमन गोल्स हैं, उनकी ओर अग्रसर हो सके। और इसी कारण कोऑर्डिनेशन को जो प्रबंधन है उसकी लाइफ ब्लड, जीवन रेखा कहा जाता है। इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन को लाइफ ब्लड, लाइफ लाइन कह सकते हैं आप, लाइफ ब्लड बोला जाता है जनरली, लाइफ ब्लड, लाइफ ब्लड ऑफ मैनेजमेंट। इसको प्रबंधन की जीवन रेखा कहा जाता है। और कोऑर्डिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कोऑर्डिनेशन के लिए हमें चाहिए होता है टीम। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है टीम वर्क। टीम वर्क होता है कोऑर्डिनेशन। और इसमें टीम क्या होता है?
इसमें टीम होता है टुगेदर, ई होता है एवरीवन, ए होता है अचीव और एम है मोर। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं हम। कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क। टीम वर्क क्या है? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स में एक कुशल संगठनकर्ता विद्यालय के सभी रिकॉर्ड्स जो हैं उनको व्यवस्थित और अपडेटेड रखते हैं। उनको व्यवस्थित और अपडेटेड, ये प्रिंसिपल एचएम का काम होता है। फॉर एग्जांपल प्रमुख अभिलेख कौन से हैं? स्कूल के जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं उनकी देखें तो हमारी सर्विस बुक है, सर्विस बुक। इसके अलावा देखेंगे तो हमारा अटेंडेंस रजिस्टर है। अटेंडेंस रजिस्टर के अलावा जो एडमिशन रजिस्टर है, एडमिशन रजिस्टर। इसके अलावा जो हमारा रिजल्ट वाला रजिस्टर है, या फिर जो स्टॉक रजिस्टर है, लाइब्रेरी का रिकॉर्ड है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड हैं जिनको व्यवस्थित और अपडेटेड रखना होता है। आजकल तो आईएसओ ऑडिट और होता है। आईएसओ ऑडिट ये कई जगह शुरू हो रखा है काफी टाइम से, आईएसओ ऑडिट। तो जो ऑडिट करने जाते हैं वो चेक करते हैं कि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है या नहीं है, उसमें कमियां, फिर उनमें सुधारने के लिए उनको 45 डेज का टाइम, फिर वापस से इनकी विजिट होती है और फिर देखा जाता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कोई उसमें पनिशमेंट मिलता है। आईएसओ ऑडिट में इंप्रूवमेंट्स के लिए उनको लिखा जाता है कि आपके यहाँ पे थोड़ा ये इंप्रूव कीजिए, और कुछ वो खुद भी बता के आते हैं आईएसओ जो ऑडिट करने जाते हैं। ये सुव्यवस्थित अभिलेख जो वेल मेंटेन्ड रिकॉर्ड है विद्यालय में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सुनिश्चित करता है। वेल मेंटेन्ड रिकॉर्ड, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। एज ए लीडर देखते हैं। अब हमने ऑर्गेनाइजर देख लिया, एज ए सुपरवाइजर देख लिया। अब हम देखते हैं एज ए लीडर। प्रिंसिपल एचएम की भूमिका, उत्तरदायित्व पढ़ रहे हैं हम, यूनिट नंबर 8। और इस यूनिट के दो पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और दोनों पार्ट का एक पीडीएफ बना के हमने नोट्स ऑलरेडी आपके ईमेल पे सेंड कर दिए हैं। यूनिट 8 का एक, दोनों वीडियोस जो करवाए, दोनों क्लासेस, उसका एक ही पार्ट बनाया है पीडीएफ में, दोनों वीडियोस का। वो जिन हमारे सम्मानित शिक्षक साथियों ने ज्वाइन कर रखा है आपको भेज दिया है। कई बार वो आपके इनबॉक्स में नहीं जाता है ईमेल पे, तो स्पैम फोल्डर चेक कीजिएगा। हो सकता है आपके स्पैम नहीं हो, जंक लिखा आ रहा हो, तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा, वो मिल जाएगा। अगर आपके फोन में या उसमें स्पेस है ईमेल में तो जरूर मिल जाएगा, स्पेस नहीं है तो आप स्पेस जरूर रखिएगा। लीडरशिप की अवधारणा। नेतृत्व का आदेश देने की कला नहीं होती है। लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है ऑर्डर देना, बल्कि जो लोग हैं उनको एक साझा कॉमन गोल के लिए मोटिवेट करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको गाइड करना और उनको एम्पावर करने की कैपेसिटी जिसमें है वो लीडर है। नेतृत्व केवल आदेश देने की कला नहीं है, बल्कि लोगों को एक कॉमन गोल के लिए, साझा उद्देश्य के लिए प्रेरित करना, प्रभावित करना, उनको सशक्त करना, मार्गदर्शित करना, करने की क्षमता होती है नेतृत्व। एक इफेक्टिव प्रिंसिपल या एचएम केवल विद्यालय का एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं होता है। एक इफेक्टिव प्रिंसिपल है वो स्कूल के केवल एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं होते हैं, बल्कि शिक्षक, स्टाफ, स्टूडेंट्स और जो उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी होते हैं। ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी होते हैं इनके लिए। तो इसमें ध्यान रखना में मैनेजमेंट कार्य करता है, जबकि लीडरशिप लोगों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह हमें ध्यान रखना होगा। मैनेजमेंट गेट्स द वर्क डन।
जबकि लीडरशिप लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इंस्पायर करता है, इंस्पायर्स पीपल टू डू वर्क इच्छा से, विलिंगली। ये फर्क है मैनेजमेंट और लीडरशिप में। प्रबंधन कार्य करता है जबकि नेतृत्व लोगों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें एक चीज और जो है, लीडर। लीडर का हम देखेंगे तो लीडर क्या है? लीडर होता है लिशन, एम्पावर, एप्रिसिएट, डिसाइड, एनकरेज एंड रिव्यू। लीडर मतलब ऑर्डर कम दे, इंस्पायर ज्यादा करे, ये हमें ध्यान रखना है। इनके लीडरशिप के क्या फंक्शन है, तो हम देखते हैं नेतृत्वकर्ता के प्रमुख कार्य एज ए प्रिंसिपल एचएम। इनका जो प्रमुख काम होता है, सबसे पहला मोटिवेट करना, मोटिवेशन। इसके अलावा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अलावा डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। देन टीम बिल्डिंग, जो टीम भावना है वो। इसके अलावा देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट, जो विवाद हैं उनका, कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट समाधान, विवाद का समाधान। इनोवेशन को बढ़ावा देना, इनोवेटिव हो, प्रमोट करे, प्रमोटिंग इनोवेशन। एकेडमिक क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो, जो एकेडमिक क्वालिटी है इसमें इंप्रूव करना, सुधार करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है, पॉजिटिव वर्क कल्चर, पॉजिटिव वर्क कल्चर। ये इनके प्रमुख कार्य हैं एज ए लीडर। हम पढ़ रहे हैं एज ए लीडर। लीडरशिप की स्टाइल देखें हम, जहां से पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक होता है सत्तावादी, ऑटोक्रेट। सत्तावादी क्या होता है? ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेट होता है ये, ऑटोक्रेटिक। मतलब इसका मतलब क्या होता है? सत्तावादी निर्णय नेता स्वयं लेता है, और इसकी देखेंगे तो आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोगी, लेकिन दीर्घकाल में मनोबल कम हो जाता है। ऑटोक्रेट्स में क्या होता है, कोई इमरजेंसी आपातकालीन परिस्थिति है तो फिर भी मान ले कि उपयोगी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मनोबल इससे इंस्पिरेशन नहीं मिलती है ऑटोक्रेटिक। जनतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक, इसमें क्या होता है? पार्टिसिपेशन होता है, पार्टिसिपेशन होता है, सहभागिता होती है। इसमें कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। जो एक सामूहिक निर्णय है वो लिए जाते हैं। इसमें सहयोग होता है, नवाचार होता है, और एक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है इसमें, डेमोक्रेसी में। इसकन स्वच्छंदवादी, स्वच्छंदवादी होता है लेसेज फेरे। इसमें स्वच्छंदवादी में होता है मिनिमम इंटरफेरेंस, ये बहुत कम हस्तक्षेप करते हैं। ये मिनिमम इंटरफेरेंस मतलब सक्षम एवं स्वप्रेरित शिक्षकों के साथ प्रभावी। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है? उनके पास विजन होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल में परिवर्तनकारी मतलब कोई विजन है, मोटिवेशन है,
विजन मोटिवेशन के साथ साथ ये इनोवेशन है, वो होते हैं परिवर्तनकारी। विजन मोटिवेशन इनोवेशन पे आधारित, और विद्यालय में एक सकारात्मक परिवर्तन और जो एक बेस्ट जो उत्कृष्ट कार्य संस्कृति है वो विकसित होती है इनसे। शैक्षणिक नेतृत्व है, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप भी होना चाहिए, ये भी इनकी एक शैली है। अगर इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप है तो इससे क्या होता है, शिक्षक जो शिक्षण गुणवत्ता है या विद्यार्थियों की जो अधिगम उपलब्धि है उसमें सुधार होता है। टीचिंग लर्निंग क्लासरूम प्रैक्टिस लर्निंग क्लासरूम लर्निंग आउटकम इन पे केंद्रित होता है ये। ये सिचुएशन जैसे इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी सत्तावादी या निरंकुश नेतृत्व जिसे कहा जाता है वो कहा जाता है ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेटिक, निरंकुश। नॉर्मल स्कूल फंक्शनिंग सामान्य विद्यालय संचालन है, वो बेस्ट लीडरशिप स्टाइल उसके लिए कौन सा है, सामान्य विद्यालय संचालन के लिए डेमोक्रेटिक। एक्सपर्ट टीचर्स परिस्थिति है एक्सपर्ट टीचर्स, तो इसके लिए क्या होगा, अ, अगर एक्सपर्ट टीचर्स हैं अनुभवी और स्वप्रेरित शिक्षक, तो स्वच्छंदवादी नेतृत्व चाहिए। स्कूल रिफॉर्म मेजर चेंज, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल चाहिए। और एकेडमिक क्वालिटी एंड लर्निंग आउटकम के लिए इंस्ट्रक्शनल चाहिए। ये मैचिंग में पूछा जा सकता है हमसे, ये ध्यान रखना। अगर ये परिस्थिति है तो कैसी प्रिंसिपल एचएम की लीडरशिप स्टाइल होनी चाहिए। अब इसमें जो इसका पिरामिड है वो देखते हैं हम। और आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो याद रखने का तरीका जो ये स्टाइल का है, ये EDLI, EDLI याद रख सकते हैं। ई मतलब इमरजेंसी, डी मतलब डेली स्कूल दैनिक विद्यालय संचालन, एल मतलब लर्निंग एक्सपर्ट विशेषज्ञ शिक्षक, आई मतलब विद्यालय में सुधार इंप्रूवमेंट, EDLI। और इसको मैच कर सकते हैं, ई को आप ए के साथ ऑटोक्रेटिक, डी को डी के साथ दिस वन विद्यालय के डेली का अच्छे से संचालन मतलब डेमोक्रेटिक। एल लर्निंग एक्सपर्ट, तो एल को एल से मैच करवा लीजिएगा जो हमने पढ़ा था, एक स्वच्छंदवादी लेस इज फेरे। और आई इंप्रूवमेंट मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल। तो EDLI ध्यान रखना है, याद रखने के लिए है, ये कोई सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। अगर हम लीडरशिप पिरामिड देखें तो इनका सबसे पहले पिरामिड में आता है विजन क्या है, एक लीडरशिप के विजन। विजन के बाद में मोटिवेशन, मोटिवेशन के बाद में है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बाद में टीम वर्क, और टीम वर्क के बाद में फिर स्कूल में इम्प्रूवमेंट। ये है लीडरशिप का पिरामिड। लीडरशिप पिरामिड विजन मोटिवेशन कम्युनिकेशन टीम वर्क और स्कूल इम्प्रूवमेंट। एक प्रभावी प्रधानाचार्य की सफलता का क्या सूत्र है, अगर एक इफेक्टिव प्रिंसिपल है एचएम है, वो सक्सेसफुल है अपने स्कूल में, उनकी सक्सेस का क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो लास्ट में इस टॉपिक पे हम यही डिस्कस पढ़ेंगे। सक्सेस का फॉर्मूला है पोल्स, पोल्स मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब हो गया इसमें ऑर्गेनाइजेशन, एल का मतलब हो गया इसमें लीडरशिप, एंड एस आ जाता है इसमें सुपरविजन। ये है प्रिंसिपल एचएम का ओवरऑल। पोल्स, पोल्स ध्यान रखना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, सुपरविजन। प्लानिंग मतलब क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन कौन करेगा, लीडरशिप को कैसे प्रेरित करेगा, सुपरविजन इसमें कैसे सुधार करेगा। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग से क्या होता है डायरेक्शन मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है स्ट्रक्चर, प्लानिंग क्या करता है एक दिशा प्रोवाइड करता है डायरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है संरचना स्ट्रक्चर, जबकि
लीडरशिप इंस्पायर पीपल, लोगों को प्रेरित करता है, एंड सुपरविजन एंश्योर इंप्रूवमेंट। दिशा संरचना, लोगों को प्रेरित करना और सतत सुधार सुनिश्चित करना, यही है प्रिंसिपल एचएम। इसलिए कहा जाता है कि प्रिंसिपल एचएम को स्कूल का बॉस नहीं, पॉल्स होना चाहिए। बॉस नहीं, पॉल्स होना चाहिए। कोई और क्वेरी है तो आप पूछ लीजिएगा, आपके पास कांटेक्ट नंबर है हमारे। और जैसे ही हम जैसे 2 बार क्लास हो जाता है, उसके बाद उसका एक कंपाइलेशन पीडीएफ आपको सेंड कर देते हैं। और इवनिंग में आप जानते हैं हम 7 से 9 बजे के बीच में आपके ईमेल पे सेंड करते हैं। 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन भेजते हैं हम आपको जिस दिन भी ये मटेरियल भेजना होता है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक।